और हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को हम उच्च न्यायालय कहेंगे। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, न्यायालय जो रहते हैं हाई कोर्ट्स के नीचे, ठीक है। एक राज्य में एक ही हाई कोर्ट होता है, 2 राज्यों में 2 हाई कोर्ट होंगे, 3 राज्यों में 3 होंगे। अगर 28 स्टेट है तो 28 हाई कोर्ट्स रहते हैं, उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट जो रहता है, सर्वोच्च न्यायालय, वो एक ही है। अब जो इंटीग्रेटेड का हमने बात किया, हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या होता है, 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स रहती है, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा जो जिले में रहता है उसको जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है वो आते हैं। ओके, अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आता है, जिला न्यायालय, जिले पे भी न्यायालय बने हैं। और दूसरा सेशन कोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी न्यायालय है भारत का, समझ गए। तो पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 2 कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करता है, बेसिकली लुक इनटू दी सिविल केसेस, सिविल केसेस को जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखता है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो रहता है वो क्या करता है, वो हाई कोर्ट में जो है अपील करता है केसेस को, समझ गए। अब कोर्ट का काम क्या होता है, जजमेंट करते हैं, वो फैसला सुनाते हैं ना, इंसाफ कराते हैं, जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस जो रहता है, इक्वलिटी, लॉ ऑफ इक्वलिटी फॉलो हो रहा है, समानता का अधिकार कहीं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, तो आपको जुडिशरी का जो न्यायालय है उसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, थोड़ा समझ आया, बोलिए। अगर हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं, सम फैक्ट, तथ्यों की, समझ रहा तथ्यों में सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो दी सुप्रीम कोर्ट, द सेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ 31 जजेस, जो स्ट्रेंथ बोली गई है सुप्रीम कोर्ट का, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है लीगली तौर पर, वो कितना है, 31 जजेस। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 31वें नंबर पे जो रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। और ऐसे हम इन जजेस की बात करते तो जज कितने होते हैं, 30 जजेस, 30 जजेस। और 1 नंबर पे जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है। मैंने आपको वीडियो भेजा था ग्रुप में रंजन गोगोई जी का, तो वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रहे हैं भारत में, ओके, चीफ रहे हैं। अब इसके बाद हमने देखो जुडिशरी टॉपिक का हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हमने समझा, सुप्रीम कोर्ट का फैक्ट को हमने समझा। अब हम समझेंगे देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब जो जज है उन जजेस का जो अपॉइंटमेंट रहता है, उनकी नियुक्ति करनी है जजेस की। तो अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं, फैसला सुनाने वाले, ठीक है, उनका नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसको दिमाग में डाल लीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्र के पिता जिनको कहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नियुक्ति करते हैं, समझ गए। वाइल अपॉइंटेड अदर जजेस द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट। जब अदर जजेस को
अपॉइंट करना है तो राष्ट्रपति कंसल्ट करते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट as he may deem necessary for the purpose in the advice of Chief Justice of India on the appointment of the judges binding on the president. अब जो अदर जजेस रहेगा, अदर एडवोकेट्स रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर बात हो रही है, तो जजेस को बाइंड किया गया है, बांधा गया है ऑन दी बाइंडिंग ऑन दी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के साथ। समझ गए? अब हम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात करते हैं। इन दी एसपी गुप्ता वर्सेस दी यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982, 1982 में जो है केस चला था एसपी गुप्ता का, किसके साथ? यूनियन ऑफ इंडिया के साथ केस था। इज आल्सो नोन एज फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस। तो ये जो केस था इसको कहा गया पहला जो जजेस की जो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर वाला केस था। ओके, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो सुप्रीम कोर्ट में जो सलाहकार जो रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहते हैं, ओके, उनको बाइंड नहीं किया गया था, किसके साथ? प्रेसिडेंट के साथ। तो ये कौन सा केस था? एसपी गुप्ता वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993। सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स है उनका रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस किसके साथ? यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1993। इसको कहा गया आल्सो नोन एज सेकंड जज ट्रांसफर केस। इसके बाद ये केस आया एडवोकेट्स का और इसमें जजेस की ट्रांसफर को लेकर बात हुआ। ओके, तो इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या है? इसमें क्या कहा गया? इसको बाइंड किया गया था राष्ट्रपति के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बांधा गया है लीगली तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। जो पहली जो जजमेंट थी उस पे नहीं बांधा गया। समझ गए? द कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट इट इज ऑन द प्रेसिडेंट। द कोर्ट इन दिस केस हेल्ड दैट इट इज नॉट द पर्सनल एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस पे पर्सनल एडवाइस जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नहीं चला। The Chief Justice of India before the judiciary expressed through the Chief Justice of India. The Chief Justice of India before giving on the advice to President shall consult two senior most judges of the Supreme Court. Chief Justice of India ने उससे पहले जो है एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को कंसल्ट करने के लिए कि टू सीनियर मोस्ट जजेस को जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है उनका अपॉइंटमेंट लेकर लेने की बात हुआ था, कंसल्ट करना है। इन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑफ 1998, प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस है वो बात हो रहा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑफ 1998, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल कंसल्ट फॉर सीनियर most judges of Supreme Court. The name agreed upon by the Chief Justice of India CJI and two senior most judges to be referred to President. राष्ट्रपति के पास रेफर कर दिया गया उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बात कहा गया है। समझ आया? जो लाइन हमने पहले डिस्कस किया था, ओके, अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके,
अब दूसरा हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनजेएसी। एनजेएसी का जो स्ट्रक्चर रहता है, इस पे पहले नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, और दूसरे नंबर पे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और तीसरे नंबर पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रहते हैं, और चौथे नंबर पे टू एमिनेंट पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दो पर्सन जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वो चौथे नंबर पे। तो ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टू सीनियर मोस्ट जजेस, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और टू एमिनेंट पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। Two eminent persons to be appointed by the president with reference of a committee consist of PM। कमेटी के साथ जो है पीएम को भी जोड़ा गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर्स ऑफ अपोजिशन, जो टू एमिनेंट पर्सन रहते हैं, उनका बात किया गया है। इट मेक द सिस्टम मोस्ट ट्रांसपेरेंट and bridge the gap between executive and judiciary। जो सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, और जो गैप नजर आता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यकर्ता जो रहते हैं कार्यपालिका का और न्यायपालिका है, उनके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए टू एमिनेंट पर्संस को जो है अपॉइंटेड किया गया था बाय प्रेसिडेंट, और रेफरेंस दिया गया कमेटी के द्वारा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और लीडर्स ऑफ अपोजिशन था। ओके, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो ब्रिज द गैप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, और इट प्रोवाइडेड दैट यूनियन मिनिस्टर्स plus one eminent person, it was declared as invalid for the judiciary invalid। तो ये जो सिस्टम था एनजेएसी जो स्ट्रक्चर था उसका आपको समझ आया, इसको इनवैलिड कर दिया गया था। टू एमिनेंट पर्सन्स को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था, और लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन बोले कि ट्रांसपेरेंसी को और गैप को फुलफिल करने के लिए, और इसमें यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस था, टू सीनियर मोस्ट जजेस थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था एनजेएसी सिस्टम पे। इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। समझ गए क्या काम था इसका सिस्टम का? तो ये तो बात खत्म हो गया यहां, अब ये सिस्टम नहीं चला। आगे हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस है, जजेस का जो नियुक्ति किया जाता है, उनकी अपॉइंटमेंट। Whenever a vacancy is expected to arise in the office of a judge of Supreme Court, जब सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस का वैकेंसी आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया will a collegium of 4 senior most of judges of the Supreme Court। तो क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में जो है कोलिजम रखा गया, जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट को, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? कोलिजम के द्वारा। इफ सक्सेसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, देन ही वुड बी मेक पार्ट ऑफ कोलिजम as he should have heard in the selection of the judges who will function during his term as the Chief Justice of India। The Chief Justice of India would ascertain the views of the senior most judges in the Supreme Court who hail from High Court, from where the recommended persons comes, but he does not have any knowledge of it, his merit and demerit। The next senior most judges in the Supreme Court from that High Court should be consultant। Okay, मेरिट के बेसिस पे जो है जजेस को रखा जाएगा कोलिजम के द्वारा, और
4 सीनियर मोस्ट जजेस को। अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा तो उनको अपॉइंट कहां से कर लिया जाएगा? हाई कोर्ट से। ओके, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बेसिस पे। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स will put up the recommendations to PM, Prime Minister, who will advise the President in the matter of the appointment. ये जो स्टेटमेंट है इनको इसी तरह से लिख लीजिएगा और इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा ट्रांसलेटर पे। क्लियर? काम की है और यूपीएससी प्री एग्जाम के लिए रहेगी यूपीएससी का। As soon as the appointment is approved, the Secretary of the Government of India in the Department of Justice and inform the Chief Justice of India and obtain from the selected person a certificate of physical fitness. Okay. अप्रूवल मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेक्रेटरी से, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट फिजिकल फिटनेस का देना पड़ेगा। और as soon as the vacant of the appointment is signed, the President, the Secretary of the Government of India in the Department of Justice will announce the appointment and issue the necessary notification in the Gazette of India. अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जज, क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जजेस होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको तैयार करना चाहिए हिस्सा। सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन एट लीस्ट 5 years a judge of one or more high court in succession or less, or has been an advocate for at least 10 years in one or more high courts in succession. Okay. 5 साल कम से कम हाई कोर्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए जजेस का, तभी अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और एडवोकेट जो रहेगा उसको 10 साल एट लीस्ट, कम से कम 10 साल चाहिए वन और मोर हाई कोर्ट में एडवोकेट रहेगा, तभी उसको अपॉइंट किया जाएगा, उसकी नियुक्ति किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। समझाए? और इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ही इज डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मींस पर्सन अंडरस्टैंडिंग द लॉज। और ऐसा पर्सन होना चाहिए राष्ट्रपति की राय से कि जो जूरिस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, समझ अच्छी हो कानून को लेकर। ऐसे पर्सन को सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस रखा जा सकता है। जजेस को 5 साल का एक्सपीरियंस और जो एडवोकेट है उनका कम से कम 10 साल का, तभी वो जाएंगे। वो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, हाई कोर्ट का होना चाहिए, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर उनका ये एक्सपीरियंस होगा। अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। नियुक्ति तो हो गया, क्वालिफिकेशन हमने देखा। अगर उनको हटाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो किस तरह से हटाया जाए भाई? स्टेटमेंट आर्टिकल 124 क्लॉज 4, 124 नंबर जो अनुच्छेद है उसका चौथा हिस्सा, वो क्या कहता है? होल्ड दैट अ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट can be removed by the President on the passage of resolution by both House of Parliament by a majority of not less than 2/3 members present and
voting and by a majority total membership of the house, the ground of proved misbehavior on incapacity, absolute majority of the house. Article 124 clause 4 is complete article. कौन सा अनुच्छेद? 124 नंबर अनुच्छेद का चौथा हिस्सा, चौथा पार्ट। ओके, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूव करना है, उनको हटाना है। प्रेसिडेंट उनको राष्ट्रपति रिमूव करेंगे और पार्लियामेंट में जो हाउस है, दो हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा। ओके, दोनों हाउस में से कौन सी मेजोरिटी? नॉट लेस देन 2/3, 2/3 से जो है कम मेजोरिटी नहीं चाहिए और प्रेजेंट मेंबर होने चाहिए जिनकी वोटिंग हो, और मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अगर कोई मिसबिहेव करता है ग्राउंड पे, कौन सी मेजोरिटी है ये? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। मैं इसी तरह की स्टेटमेंट का जो है आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा था, क्योंकि यूपीएससी इसी तरह की स्टेटमेंट पूछता है। नहीं पूछेगा तो भाई ठीक है, पूछेगा। और आर्टिकल 124 क्लॉज 5, 124वां नंबर जो अनुच्छेद है उसका 5वां हिस्सा क्या बात करता है? सुनिए और इसको ऐसे उतार दीजिए और दिमाग में रट्टा मारिए, कुछ भी करिए पर मारिए, इसको नोट्स बनाइए, दिमाग में रखिए, ट्रांसलेट करो, कुछ भी करो लेकिन करो। ऑथराइज्ड पार्लियामेंट टू रेगुलेट बाय लॉ machinery regarding the presentation of the resolution and investigation of misbehavior or incapacity। अब बंदा जो है मिसबिहेविंग किया है ग्राउंड पे, तो अनुच्छेद नंबर 124 का 5वां हिस्सा कहता है, क्लॉज 5, कानून को रेगुलेट चलाया गया है और मशीनरी रखा गया है, प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब किसी जजेस को जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, तो उस बंदे ने, जजेस ने जो है ग्राउंड पे क्या मिसबिहेव किया है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगा और इसको प्रूव किया जाएगा। आर्टिकल 124 क्लॉज 5, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, पार्लियामेंट के अंदर जजेस का इंक्वायरी कानून है, एक्ट ए 1968। द प्रोविजंस हैज बीन गिवन इन डिटेल्स, उसमें प्रावधान दिए गए हैं रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 124 क्लॉज 5। क्लियर? तो ये प्रोविजंस जो है, प्रावधान जो दिए गए हैं, ये क्या है? A resolution in this regard can be introduced in either house of the parliament। अगर रिमूव करना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968, 1968, उसमें यही बात किया गया है कि रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसी एक हाउस में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों में, आइदर दोनों में। आप राज्यसभा में, लोकसभा में, कहां होगा? अब यहां कॉमन सेंस लगाइएगा, इतना कंफ्यूजन यूपीएससी रखता है। उसके लिए स्ट्रक्चर जरूरी होता है, जो हम पीछे से लेकर आ रहे हैं, जो हम पहले से पढ़ रहे हैं। If a resolution is to be introduced in Lok Sabha, it has to be supported at least 100 members of the House at the time of its introduction, and in case resolution is introduced in Rajya Sabha, it has to be supported
by at least 50 members of the house। तो ये कंडीशन ही आपको पता चल गया। लोकसभा में अगर रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कम से कम जो है 100 मेंबर होने चाहिए सदस्य लोकसभा। और अगर आपने राज्यसभा में करना है रेजोल्यूशन जो है इंट्रोड्यूस हटाने के लिए, तो 50 मेंबर कम से कम होने चाहिए। दिस इज फॉर इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है रेजोल्यूशन की। आफ्टर इट इज ड्यूली इंट्रोड्यूस्ड by the presiding officers of the House appoints 3 members judicial committee to prove the charges against the concerned judges। ओके उसके बाद क्या होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है अपॉइंट किया जाएगा, 3 मेंबर जो है वो अपॉइंट करेंगे जुडिशियल कमेटी में जो चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं मिसबिहेवियर का और इनकैपेसिटी का, उसको वो प्रूव करेंगे। ठीक है, सफाई देंगे उसके ऊपर क्यों है। ओके, द कमेटी इज टू बी हेडेड बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनको कमेटी में रखा जाएगा। द सेकंड मेंबर्स आर एमिनेंट जूरिस्ट। एमिनेंट जूरिस्ट का जो सेकंड मेंबर होगा, जो हमने बात किया था, लीडर ऑफ ओपोजिशन रहते हैं और प्रेसिडेंट और पीएम जो है वहां पर कमेटी में जहां पर जो अपॉइंट करते हैं जूरिस्ट, जो जजी होता है एमिनेंट, उनका सीटिंग रहेगा दूसरा मेंबर। और इसके आगे द कंसर्न जजेस हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर दो। माइक म्यूट कर दीजिए। Concerned judges has the right to defend himself before the committee either personally or through an advocate on his choice। ओके, जो कंसर्न जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिनके अगेंस्ट जो है रेजोल्यूशन पास किया गया है उधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा में या लोकसभा में, उनको राइट है, अधिकार है कि वो खुद का बचाव करे और अपने चॉइस का जो है एडवोकेट को सिलेक्ट करे अपने बचाव के लिए। आफ्टर दैट द कमेटी विल गिव द रिकमेंडेशन वेदर द जजेस ought to be or not to removed। It will be discussed in the house if the house passes the resolution by a special majority mentioned article 124 clause 4। it is other house also passes the resolution recommendation the removal of the judges, the president has to remove the judge। कौन रिमूव करेगा? राष्ट्रपति। ओके, रिकमेंडेशन जाएगा उनको जजेस को रिमूव करने के लिए। तो यहां पर हम इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं तो द अबव मेंशन्ड प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, ये प्रोसीजर जो है यूज होगा और ये ही मेजॉरिटी यूज होगी रिमूव करने के लिए। द सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर एनी केस बिफोर एनी हाई कोर्ट टू एनीथिंग हाई कोर्ट इफ डीम इट एक्सपेंडिएट फॉर द एंड ऑफ द जजेस, द ऑफिसर्स and the servants and the expenses of the Supreme Court। अगर हम ऑफिसर्स की बात करते हैं अधिकारियों का, या सर्वेंट्स की बात करते हैं,
उनकी सैलरी को लेकर जो है, जो उनको बेनिफिट मिलता है, एक्सपेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट के है, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, उसकी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा शुरू हुआ था जुडिशरी से। तो यहाँ पर उनकी सैलरी को लेकर, एक्सपेंसेस, खर्चे को लेकर जो बात हो रहा है सर्वेंट्स का और ऑफिसर्स का, तो यहाँ पर अंडर आर्टिकल 146 क्लॉज 1 ये बात करता है, 146 नंबर जो अनुच्छेद है उसका पहला हिस्सा, द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, नियुक्ति करना ऑफिसर्स का, एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कर्मचारी है सुप्रीम कोर्ट के, shall be made by the Chief Justice of India or such other judges or officers of the court as he may direct. The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances, and the pensions payable to the officers and servants of the court shall be charged be upon the consolidated funds of India of any fee or money taken by the court shall part of that fund. कहां से डिडक्ट होता है? कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। ओके, सैलरी अलाउंस जो एक्सपेंसेस रहता है कर्मचारी जो है और अधिकारी जो है उनका, इसकी ये बात जो है अनुच्छेद नंबर 146 146 अनुच्छेद का पहला हिस्सा, ब्रैकेट में 1 लिख देना। क्लियर? आगे हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का हुआ। अब हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का 4 हाई कोर्ट jurisdictions over more than one state. 4 high courts jurisdictions over more than one state. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट्स, महाराष्ट्र एंड गोवा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, गुवाहाटी हाई कोर्ट्स, इट इज jurisdictions ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं हाई कोर्ट्स के जजेस का कि उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है नियुक्ति, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट। कौन कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, कंसल्ट करेंगे किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ। ओके, राज्यपाल जिनको हम कहते हैं। ही मे आल्सो कंसल्ट such other judges of the Supreme Court or High Court as he may deem necessary for the purpose. The Chief Justice of India consult and recommend by President. While appointed the other judge of the High Court, the President shall consult Chief Justice of India, Chief Justice of India of the concerned High Court and Governor of a State. समझ आ गया? इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज जनरली अपॉइंटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट। इफ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द रिटायर्ड इन 1 year and vacancy is vacant there, the chief justice of India then appointed for the chief justice of India. ओके, सीनियर मोस्ट जज रहता है, रिटायर्ड है, ओके, उनका वैकेंसी हो जाती है वहां पर रिटायर्ड का, सीनियर मोस्ट जजेस का, तो उसको अपॉइंट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अदर जजेस अपॉइंटेड एज द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अदर जजेस की बात करते हैं तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स जो है वो अपॉइंट करते हैं अदर जजेस को। ट्रांसफर ऑफ जजेस, जज का ट्रांसफर करना है भाई, तो उसको लेकर जो बात की जाए तो ट्रांसफर ऑफ जजेस,
अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 222 अनुच्छेद नंबर 222, a judge of high court is to be transferred by the president. हाई कोर्ट का जो जज होगा उसको ट्रांसफर कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद नंबर 222 बात कर रहा है। इन दी एसपी गुप्ता द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ जज कैन बी ट्रांसफर्ड इवन अगेंस्ट हिज विशेस। ओके, एसपी गुप्ता सुप्रीम कोर्ट, ओके, judge can be transferred against his wishes. Following aspects are taken into the consideration in the transfer of the judges. At least 1/3 of the judges of high courts to be appointed from outside of the state. If kith or kin of high courts judges are practicing in the same high court, the judges can be transferred that court. रिटायरमेंट एज की बात करते हैं भाई, कितना रिटायरमेंट दिया जाएगा, उम्र पे रिटायरमेंट दिया जाएगा हाई कोर्ट्स के जजेस को? छुट्टी करो भाई आप। रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट्स जजेस 62 ईयर, 62 साल। इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं तो अ जज ऑफ हाई कोर्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट शैल नॉट प्रैक्टिस एनी कोर्ट ऑफ कंट्री except the Supreme Court and the other high courts. Article 220 अनुच्छेद 220 बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी, हाई कोर्ट्स का जो जज है उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो वो कहीं पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। रिटायरमेंट के बाद तो रिटायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट्स जजेस। जज बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज फॉर एट लीस्ट 10 years held a judicial office in the territories of India or has for at least 10 years being an advocate of one or more high courts in succession. समझ गए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ओके, टेरिटरीज के ऊपर जो राज्य क्षेत्र होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, 10 साल का एक्सपीरियंस, या कम से कम वो जो है 10 साल जज रहे, वो एडवोकेट रहे, वकील रहे, वो कहां पर? हाई कोर्ट में। 10 साल वो वकील रहेगा हाई कोर्ट में, उसके बाद वो प्रमोट होगा भाई जज के लिए, एलिजिबल होगा। ये क्वालिफिकेशन है। ओके, और एक और उससे ज्यादा हाई कोर्ट्स का जो है वकील रहता है तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट्स के जजेस में। समझ गए? ये क्वालिफिकेशन है। और अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब चीफ जस्टिस जो रहेगा, एक इंडिया का बोला हमने, दूसरा हाई कोर्ट का बोला, तो हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं उनकी नियुक्ति को लेकर। द प्रेसिडेंट may appoint a judge of high court as an acting chief justice of high court when the office of the chief justice of high court is vacant or when any such chief justice is unable to perform the duties of his office. Important note, according to the memorandum of the procedures, the senior most judges of High Court is to be appointed as acting Chief Justice of High Court. Okay. जो मेमोरेंडम जो प्रोसीजर है, जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट्स के, ठीक है, सीनियर मोस्ट जजेस, उनको
नियुक्ति किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के लिए। ओके, सिर्फ उन्हीं को। बाकी आगे भाई बदलाव आ जाता है तो संशोधन हो जाता है तो नहीं बोल सकते कुछ। ओके, तब तक यही चलेगा, यही चेप के आना आप, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अदर जजेस जो रहेंगे एडिशनल, भाई और जोड़ना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हाई कोर्ट्स के जजेस का, उनकी नियुक्ति को लेकर बात हो रहा है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन एडिशनल जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट on the ground of in any temporary in case of the business of high courts or because of area of work in the high courts। क्लियर? कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं तो such judges can be duly qualified to the appointed as the judges of high court। Such judges can be appointed for a term of 2 years, that term can also be extended। The provisions for additional judges is in Article 224 Clause 1, अनुच्छेद नंबर 224, ब्रैकेट में एक डाल दिया तो बन गया पहला हिस्सा अनुच्छेद का, और आर्टिकल 224 क्लॉज 2 ब्रैकेट में 2 डाल दिया तो बन गया दूसरा हिस्सा। तो ये इसमें प्रावधान दिया गया है जजेस को लेकर, अपॉइंटमेंट्स को लेकर। अदर जजेस जो है एडिशनल जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एक्टिंग जज when any judge of the high courts other than chief justice is by reason of the absence or for any other reason unable to absence or for any other reasons unable to platform the duties of his office or appointed to act temporarily as chief justice of the high court। The president may appoint a duly qualified persons to act as a judge of that court until the permanent judge has resumed his duty। जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स रहेगा, उसके बाद वैकेंसी रहता है और शॉर्ट लीव रहती है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा जो भी हमने किया। बाकी इसके ऊपर काम करिए भाई। समझ आया? आगे मोर इंपॉर्टेंट रहेगा the powers of superintendence over all courts by high court। okay, power of superintendence over all courts by the high court, इसको हम करेंगे कल। तो आज क्या है, आज का आप कर लीजिएगा, और फालतू आपको कुछ भी नहीं करवाया गया है, सारा ही यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करवाया गया है। if you are really you want to clear your UPSC exam, so please or kindly focus और रिवाइज सर्च करो इसके ऊपर।